नहीं हो पाती, तो कल की हाफ क्लास में काम हो जाएगा। उस पर एक टॉपिक रहता है, शायद तुमने सिलेबस पर ध्यान भी दिया हो, कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस तरह से मूव कर रहा है। तो वहां पर ये चीज अगर आएगी ना तो थोड़ा सा तुम्हें कंफर्टेबल लगेगा। अभी मतलब मैं बताऊंगा, अभी टाइम भी लगेगा और मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे, ऐसा नहीं कि सब नहीं समझ पाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा तो समझ भी जाओगे, पर इतना सारी एनर्जी टाइम लगा करके हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो एक दो क्लास की बात हो रहा है, फिर आते हैं इस पर कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेशन क्या है। अब तो हमें हमें उसका पता है कि उसमें काइनेमेटिक्स भी लगेगा, उसमें रिलेटिव मोशन भी लगेगा, उसमें स्यूडो फोर्स की एप्लीकेशन भी लगेगी, बहुत सारी चीजें आने वाली है, तब जा करके वो कंसेप्ट निकलेगा, है ना। तो ट्राई किया तुमने, काफी बच्चों ने रिप्लाई भी किया, पर सही नहीं था किसी का भी। कोई बात नहीं, ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल या परसों में उस पूरे को लेते हैं और फिर तुम खुद से कैलकुलेट करना है इसको फिर से दोबारा, है ना, करोगे तो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, कल या परसों में, ठीक है। आज हम लोग करना चाहते हैं फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कशन। और कोई डाउट है तुम्हारा, कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो, उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो तुम, वो डाउट्स ओपन है उसमें, तुम्हें वो अच्छा रहेगा। बोलो, सर डीसी पांडे के डाउट्स पूछने हैं। कोई भी पूछ लो जो तुमने ट्राई किया हो, नहीं हो, कोई भी हो पूछ लो, कहीं से भी हो। ओके सर। पूछना है किसी को कुछ, या स्टार्ट कर दें? देखो फ्रिक्शन के बारे में बात मैं करना चाहते हैं। हाँ ओके जी, सर, ओके सर। बोलो, पूछना है। सर वो मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, लास्ट में बता देना फिर आप। ठीक है, ठीक है। ओके सर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है ना? हाँ जी, विजिबल है तुम्हें ये? सर क्लियर नहीं है, हाँ अब हो गई है। हाँ, देखिए, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। हम बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स है। मतलब ये तभी आता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। ये कैमरा ना, हाँ अब ठीक है, कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड, comes into action when an object moves or tends to move with respect to another object or body। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव करे या मूव करने की कोशिश भी करे तो भी फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। cause of friction force is the roughness of surface। रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है। अगर फ्रिक्शन, अगर सरफेस स्मूथ है तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। आइडियली स्मूथ सरफेस नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरफेस है और इतनी स्मूथ है कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है।
परफेक्टली स्मूथ सरफेस होती ही नहीं है इस दुनिया में। ये सिर्फ हम इमेजिन करते हैं क्वेश्चन करते टाइम। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा मिरर बहुत स्मूथ होता है, उस पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो भी इतना स्मूथ नहीं है कि फ्रिक्शन ना लगाए, उससे भी स्मूथ कुछ चाहिए हम लोगों को। वो हम वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा। आइडियली ऐसी कोई सरफेस है ही नहीं इस दुनिया में जो स्मूथ सरफेस है। आइडियली देयर इज नो स्मूथ सरफेस। अब कौन सी बॉडी की सरफेस, हर सरफेस की रफनेस है, तो रफनेस ऑफ ए बॉडी जो है ना, वो एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तुम लोगों को इतना तो पता लग गया होगा 9th-10th में कि एक म्यू कोफिशिएंट होता है। वो म्यू हमें बताता है कि रफनेस कितनी है ना। तो रफनेस ऑफ ए सरफेस और डिग्री डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ रफनेस इज क्वालिटी इज measured by coefficient of friction। इसको हम लोग म्यू लिखते हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ म्यू, greater is the roughness of surface, greater is roughness of surface। for smooth surface म्यू जीरो है। इसको हम लोग अब तक बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ काइनेटिक, अभी तुम्हें मतलब शायद समझ में ना आए, पर मैं बाद में समझा दूंगा इसका मतलब क्या था। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हम नॉर्मल को बार बार करते आए हैं ना, और मैं कहता था कि नॉर्मल का बहुत यूजफुल है नॉर्मल रिएक्शन, वो फ्रिक्शन के लिए। अगर तुम्हें नॉर्मल नहीं पता तो फ्रिक्शन नहीं बता सकते तुम। तो अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है हमारे पास, वो है टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। सारे पॉइंट्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसको देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। पहली बात यह है कि फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा है ये कि एक्शन में कब आता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये सरफेस है। अभी सरफेस किसी कोई टेबल हो सकती है, कोई ग्राउंड हो सकती है। अगर ये ब्लॉक ऑफ मास है, ये इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करे, जरूरी नहीं है कि मूव करे, मूव ना भी करे। ऐसे अब टेंड्स टू मूव और मूव दोनों लिखे हुए हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करे या मूव करे मतलब तुमने एक फोर्स लगा दी, मोशन में आ गया, मूव कर गया। और टेंड्स टू मूव का मतलब क्या है, यहाँ पर तुमने फोर्स लगाया और ये मोशन में नहीं आया। ऐसा नहीं होता कि तुम लोग फोर्स लगा दोगे तो मोशन में आ जाएगी बॉडी, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम बहुत बार फोर्स लगाओगे, बॉडी मोशन में नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है तुम्हारे
तुमने कभी देखा हो कि वो ट्रक खड़ा हुआ है, जाके पुश करो उसको, फोर्स लगाया, नहीं आया मोशन, नहीं आता, दो चारों को और बुला लो तो भी नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि हमारा हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा बॉडीज को मोशन में ले आए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हाँ, हम ये कहते हैं कि मूव करने की कोशिश तो की है इसने, क्योंकि हमने फोर्स लगाया है। तो मोशन में नहीं आया, मतलब फोर्स लगाया, मोशन में नहीं आया, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू मूव। मतलब अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है पर बॉडी मोशन में नहीं आ रही, उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू मूव। और अप्लाइड फोर्स है, बॉडी मोशन में आ गई, और या बॉडी मोशन में ही है, अप्लाइड फोर्स है या नहीं है हमें हमें फर्क नहीं पड़ता, बॉडी मोशन में ही है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा किसी के भी रिस्पेक्ट में। अब ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मोशन में, इसको इसके ऊपर हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ खड़े होकर हम देखेंगे तो हमें जाता हुआ दिखाई देगा, इस सरफेस के ऊपर खड़े होकर देख, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन में, तो ये सरफेस क्या करेगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एटलीस्ट इन दिस ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। ये बात भी तुम्हें बाद में समझ में आएगी, अभी मैं लिख देता हूँ पॉइंट, है ना, कि बाद में फिर ये लाइन कंट्राडिक्टरी हो जाती है 2 महीने के बाद, आज तो सही लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, और 2 महीने बाद जब तुम उस मोशन को समझोगे, रोटेशन मोशन को, तो फिर लगेगा ये लाइन तो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से सही नहीं है। तो एक वर्ड में यूज करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स इसमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोलिंग में नहीं, रोलिंग रोटेशन में कुछ और होता है, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी सही लिखे, स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है, ट्रांसलेटरी, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, तो ये अपोज करता है मोशन का। अब जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के मोशन का अपोज करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के मोशन का अपोज करता है, तो कम्स इनटू द एक्शन। एक्शन में तब आता है जब कोई बॉडी मूव करती है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, या फिर टेंड्स टू मूव। थर्ड पॉइंट है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज द रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस, दो बॉडी जो कांटेक्ट में आती है ना, ये और ये दो बॉडी, ये ब्लॉक है ऑफ मास है, एक नीचे एक सरफेस है, हो सकता है टेबल हो, ग्राउंड हो, कुछ भी है, इनकी रफनेस की वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। अगर सरफेस स्मूथ होती तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता, जैसा हम लोग अब तक करते आए हैं। आइडियली देर इज नो स्मूथ सरफेस, ऐसा तो है ही नहीं, स्मूथ सरफेस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी होगा फ्रिक्शन फोर्स तो जरूरी होगा, मोशन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स होगा ही। रफनेस ऑफ सरफेस और डिग्री ऑफ रफनेस इज क्वालिटेटिवली मेजर्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक पैरामीटर तुम्हें बताया जाता है किसी सरफेस के बारे में, ब्लॉक के बारे में, कि इसका म्यू जो है 0.3 है। तो म्यू जो होता है, तुम उससे उससे एज्यूम कर सकते हो कि ये सरफेस कितनी रफ है। अगर किसी का म्यू है 0.01 और किसी का म्यू है, जैसे μ1 is 0.01 and μ2 is 0.3, तो μ1 जो है वो लेस है, μ2 इज ग्रेटर वैल्यू, 0.3 30 टाइम्स है ये इससे। तो μ2 जो है, ये रहा सरफेस, जिस सरफेस का म्यू ये 0.3 है ना, इन सरफेस के बीच में, वो सरफेस ज्यादा रफ है। हायर लार्जर इज द वैल्यू ऑफ म्यू, ग्रेटर इज द रफनेस ऑफ सरफेस बिटवीन टू सरफेसेस, ऐसे लिखो, बिटवीन टू सरफेसेस। और रफनेस है तो ऑब्वियस है कि दो बॉडीज के बीच में मोशन का होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लिखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, एटलीस्ट इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये बात हमें बाद में समझ आ जाएगी इसका मतलब क्या है। फॉर स्मूथ सरफेस म्यू इज जीरो। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी दो तीन टाइप के हैं, उनमें से एक फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन, जब बॉडी मोशन, काइनेटिक मतलब मोशन में होती है, तो जब बॉडी मोशन में होती है उस टाइम का फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब नहीं, जब बॉडी मोशन में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं फ्रिक्शन के बारे में, और हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रिक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है।
आंसर देते रहना मेरे को, है ना, तुम्हारे आंसर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे। सिर्फ मुझसे काम नहीं चलेगा। मास एम, सरफेस है कोई, उन दोनों सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सपोज दैट इज म्यू, म्यू ही मान लेते हैं, न्यूमरल्स में क्या करेंगे, म्यू। मेरे को भी यही लग रहा है, इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं, ये ना फ्लक्चुएट कर रही है आज, पता नहीं क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि नेटवर्क में प्रॉब्लम, शायद कैमरा फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, शायद डिस्टेंस होता होगा मिनिमम, इतने इतने डिस्टेंस से फोकस करती हो। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ, हाइट थोड़ी बढ़ाता हूँ। अब भी ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, तो कुछ कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा mg, ये ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगा, सपोज दैट इज एन, सरफेस का फोर्स है, सरफेस ने वापस भी लगाया होगा, एंड एक अप्लाइड फोर्स है यहाँ से कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, एफ, F1 सपोज, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है F1, बॉडी की स्टेट है रेस्ट, F1 फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में नहीं आती है, रेस्ट पर रहती है। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि तुम वो फोर्स लगाओ तो बॉडी मोशन में आ ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम यहाँ देखें एक बार इसको, तो मुझे एफ डी अगर मैं देखूं इसका, तो एक डाउनवर्ड mg लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक n है, एक अप्लाइड फोर्स है ये एफ अप्लाइड है। अब ये मोशन में नहीं आता है, अगर ये मोशन में नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है या नहीं है, और अगर है तो कितना है? फ्रिक्शन बॉडी फोर्स रेस्ट पर है, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके अलावा, और कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास हो, और कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास है, कोई और बताएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? देखिए,
ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, अपर ब्लॉक, ब्लॉक जो सरफेस के ऊपर है, ये ब्लॉक तुमने फोर्स लगाया है, ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा, हो सकता है मूव कर जाए, पर इसे F1 फोर्स से तो मूव नहीं कर पाया, वो रेस्ट पर ही रहता है, वो रेस्ट पर ही है F1 से। मैंने कहा कि मोशन में आए तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, मोशन में ना आए, टेंड्स टू मूव की स्टेट में भी, हालांकि टेंड्स टू मूव की जो स्टेट है वो रेस्ट होती है, बॉडी मोशन में आने की कोशिश करती है पर आ नहीं पाती, होता रेस्ट ही है, पर क्योंकि फोर्स लगाया है, कोशिश तो है, अगर कोशिश है तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसा होता है कि वो मोशन का अपोज करता है। ये F1 इसको ब्लॉक को इधर लेके जाना चाहता है, F1 ब्लॉक को इधर लेके जाना चाहता है राइट साइड में, तो सरफेस जो है फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगाती है, सरफेस के ऊपर इस साइड, ये है फ्रिक्शन फोर्स, इस तरफ लगेगा। नहीं पता कितना है, बात करेंगे, पर ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर तुमने F1 इधर लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आया हो। और फिर एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जो ये फोर्स है ना, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो पेयर में है, ये मास m है, m ने पहले इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, फिर ये वापस उसे इसके ऊपर लगाया, पेयर बन गया m का, mg का पेयर अर्थ के साथ बनता है, F1 का पेयर भी बनेगा, अगर मान लो मैंने इसको पुश किया है तो फिर ये जो है मुझ पर वापस फोर्स लगाएगा, हालांकि मैं शायद यहाँ हो सकता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसको पुश कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर F1 लगाया तो ब्लॉक क्या करेगा, वापस मुझ पर F1 लगाएगा, है ना, सब पेयर बनते हैं, फ्रिक्शन का भी पेयर बनता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन का भी पेयर बनेगा, पहले ये सरफेस या ग्राउंड इस ब्लॉक के मोशन को, क्योंकि ये भागना चाहता है, जो भागना चाहता है उसको रोकते हैं, साथ ही रोकते हैं उसको हमेशा, साथ ही हमेशा रोकते हैं, इनका काम रोकने का होता है। तो ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर भागना चाहता है तो सरफेस को रोकेगी, और क्या करेगी ये सरफेस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, किधर भागना चाहता है, इधर भागना चाहता है, इधर फोर्स लगाएगी, इस तरफ भागेगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स, एटलीस्ट इन ट्रांसलेटरी मोशन और पीछे लिखा है, इस स्ट्रेट लाइन मोशन में तो एटलीस्ट यही होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो सरफेस ने इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एफ, एक एफ इधर भी लगेगा, ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस साइड, एक नॉर्मल लग रहा है, ये ग्राउंड है, सरफेस जो लोअर ब्लॉक की सरफेस है, टेबल है, जो भी कुछ ये है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, डेबोलिना। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है, तो बहुत बार बोली है मैंने बात, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो सो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। चलिए दोनों मैं भी ये सुनना चाहता कि फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं तो हर साल सुनता हूँ ना ये आंसर, हर साल सुनता हूँ, ये जो डेवलपमेंट ने बताया ये भी सुनता हूँ, और ये 0 जो आया ये भी सुनता हूँ, और दोनों ही गलत भी होते हैं, ये भी तो बता देता हूँ, दोनों गलत है। हमारे पास फंडामेंटल्स है, मैंने कहा था फ्रिक्शन में कोई नई चीज सीखने को है ही नहीं, बॉडी रेस्ट में, ये बात तुम्हें बता दी गई है कि F1 फोर्स लगाया और बॉडी रेस्ट में मोशन में नहीं आ पाती है, ट्रक खड़ा हुआ तुमने जाके उसको पुश कर दिया, मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट पर है, और रेस्ट का मतलब पता है क्या, रेस्ट का मतलब है नेट फोर्स 0, रेस्ट का मतलब है नेट फोर्स 0, बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स 0 ऐसा कभी नहीं कहा किसी ने। रेस्ट का मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg इन दिस, अब हर लाइन कह लो कि कोई भी लाइन हो नेट फोर्स 0, इस लाइन कह लो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हाँ सारे फोर्स एक ही लाइन में होने चाहिए, वर्टिकल या फिर उसके ऊपर पेंडिकुलर, ऑलरेडी सब कुछ सेट है, मुझे कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होता तो शायद मैं कंपोनेंट बना के फिर लिखता कि नेट फोर्स 0 है। अब बता दो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स F1 के अब इक्वल। बता, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ में यूज करूंगा, है ना, स्मॉल एफ जहां मैं यूज करूंगा समझ जाना कि फ्रिक्शन फोर्स लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू F1, अप्लाइड फोर्स F1, बॉडी रेस्ट पर है F1, फ्रिक्शन फोर्स भी F1, अप्लाइड फोर्स F2, बॉडी रेस्ट पर है, फ्रिक्शन फोर्स F2, पता है ना क्यों, क्या रीजन है, F3 रेस्ट पर है, F3,
बॉडी की स्टेट पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स क्या है। बॉडी मोशन में नहीं आएगी ना तो फिर ठीक है, तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शन फोर्स है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात। हाँ, बॉडी मोशन में आ गई तो फिर चीजें चेंज जाएगी। तो पहले पता करो कि स्टेट क्या है। क्वेश्चन तो मेरा ये है, मैंने F4 लगाया और मुझे नहीं पता स्टेट क्या है, तो तुम नहीं बता सकते फ्रिक्शन फोर्स कितना है। किसी बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स बताने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेट पता करनी पड़ती है कि F4 फोर्स मैंने लगाया, स्टेट मुझे नहीं पता, तो तुम ये भी नहीं बता सकते फ्रिक्शन फोर्स कितना है। हो सकता है F4 हो, अगर रेस्ट पर हुई बॉडी F4 फोर्स लगाने के बाद भी। ऐसा तो नहीं है कि कितना ही तुम फोर्स लगाते जाओ। ऐसा होता है कि सपोज ट्रक, तो हम बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं, कभी कभी ना गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको धक्का मारना पड़ता है। तो एक को कहते हैं कि धक्का मार, तो वो धक्का मारता है, उससे एक से गाड़ी ना चलती नहीं हो, पुश नहीं कर पाता एक बंदा, तो हम क्या करते हैं, दो तीन को बुला लेते हैं। तो एक आया F1 फोर्स लगाया, नहीं चली गाड़ी, रेस्ट पर रही। दो आए F2 लगाए, F1 दोनों ने मिलकर लगाया जो फोर्स, दैट वाज F2, तो वो बड़ी रेस्ट पर रहती तो भी गाड़ी नहीं चलती है। तीन आए तो भी रेस्ट पर रही, चार आए तो मोशन में आ गई। हो सकता है ना, जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो, चार के आने के बाद गाड़ी चलने लगती है। चार लोग बहुत है गाड़ी को धक्का मारने के लिए। तो जब जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो ना, तो हर बार तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि स्टेट क्या है बॉडी की। बॉडी की स्टेट के ऊपर पता लगेगा कि फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। तो फोर्स में लगाया, रेस्ट, अब स्टेट पता करनी है। तो स्टेट पता करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ इस बात को जो मैंने बताई है अब तक। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कंडीशन है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स। बॉडी रेस्ट पर है तो ऐसा बोल सकते हैं। तो बॉडी मोशन में है तो कुछ और होगा। तो बॉडी मोशन में है, रेस्ट में, ये तो पता करें पहले। तो पहले आता है बॉडी मोशन में, रेस्ट में, ये पता करते हैं। तो हम लिखते हैं पहले कि कंडीशन ऑफ मोशन क्या है। कि बॉडी मोशन में कब आएगी, पर ये नहीं पता ना हम लोगों को, तभी तो बताएंगे ना कि रेस्ट में है, मोशन में। कंडीशन ऑफ मोशन क्या है। व्हेन, लिख देते हैं बॉडी एन ऑब्जेक्ट comes into the motion with respect to another object। बता रहा हूं मैं कि बॉडी मोशन में कब आती है। when applied force is greater than mu times of normal relation between the surfaces of objects। देखो क्या हो रहा है। तुमने फोर्स लगाया, तुमसे पूछेगा वही फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तुम पहले पूछोगे बताओ पहले रेस्ट में है कि मोशन में है। तुम्हारा क्वेश्चन पहले ये आएगा। फ्रिक्शन फोर्स नहीं बता सकते तुम जब तक कि तुम्हें ये नहीं पता स्टेट क्या है। और रेस्ट में, मोशन में, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स बताता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। मैं लिखे व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू टाइम्स, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स
ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, उसका म्यू टाइम्स चेक करो कितना होगा। इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू टाइम्स ऑफ एन, देन बॉडी विल बी इन मोशन। तो क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड mg। हमने एक फोर्स इधर लगाया। एक बात तो ऑब्वियस है कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, ये तो हमें पक्का पता है। ये सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, तो कभी वर्टिकल के लोग मुंह अपने आप ऐसे ऊपर नहीं जाती, ऊपर की तरफ कभी नहीं जाती अपने आप। इधर तुमने फोर्स लगाया तो इधर जाने के चांसेस हैं। तो मैं यहाँ से कंक्लूड करता हूँ पहले, एन इक्वल्स टू mg। एन इक्वल्स टू mg। और ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया ना, तो फ्रिक्शन फोर्स। अब ये बॉडी अपर ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो ब्लॉक ऑफ मास एम इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक जो है राइट साइड में मूव करने की कोशिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लोअर सरफेस। लोअर सरफेस अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस साइड, इस साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। हालांकि ये सरफेस के ऊपर भी लगेगा, मैं बना देता हूँ नॉर्मल रिएक्शन, और इस फ्रिक्शन का पेयर भी बनेगा, ये फ्रिक्शन। लोअर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, और लोअर सरफेस जो है इस ब्लॉक के ऊपर इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा हमें नहीं पता, पहले तो हमें पता है, हाँ हमें ये पता है कि जब लाइट फोर्स आ गया ना, बॉडी मोशन में आई है, ये टेंड्स टू मूव दोनों ही स्टेट में। अप्लाइड फोर्स अगर आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली आया होगा, पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि बॉडी मोशन में है, रेस्ट में। इफ इफ दिस एफ इज दिस एफ मतलब, एफ मतलब हमारा है अप्लाइड फोर्स से। दिस एफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन म्यू एन, म्यू एन। तो चेक करो ना म्यू एन तुम्हारा कितना है, म्यू एन कितना होगा। मैं कुछ पैरामीटर्स लेता हूँ। मास इज सपोज 2 किलोग्राम, म्यू इज म्यू इज 0.2, and if applied force is 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। 3 केस लेते हैं। द वैल्यू ऑफ म्यू एन is equal to म्यू एन, म्यू मतलब 0.2, एन इक्वल्स टू mg 0.2 into 2 into 10, that is 4 न्यूटन। म्यू एन की वैल्यू 4 न्यूटन, म्यू एन इज 4 न्यूटन। तो तुम्हें जो अप्लाइड फोर्स लगाना है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 न्यूटन, अदरवाइज बॉडी मोशन में नहीं आएगी। तो इस केस में क्या होगा, स्टेट में लिख देता हूँ, स्टेट ऐसे लिख देते हैं, स्टेट। इस केस में क्या होगा, बॉडी रेस्ट पर रहेगी, बिकॉज दिस अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन इज लेस देन म्यू एन इज 4 न्यूटन। सेकंड केस में ये भी रेस्ट पर, एंड थर्ड केस ये मोशन है, ये मोशन है, क्योंकि म्यू एन की वैल्यू 4 न्यूटन है, और 4 न्यूटन से ज्यादा 4.1 है तो भी मोशन, मतलब म्यू एन से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 हो तभी। 4.00001 तो भी मोशन। ये कंडीशन ऑफ मोशन है कि बॉडी मोशन में आएगी। ठीक है, तो अगर रेस्ट पर है तो ठीक है, रेस्ट पर है तो इस केस में रेस्ट है, रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दैट मींस 3 न्यूटन। इस केस में रेस्ट पर है मतलब 4 न्यूटन, इस केस में मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। When body is in motion, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है,
फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन, तब म्यू एन होता है। और कंडीशन ऑफ मोशन भी यही है, तो कंफ्यूज मत होना इससे। कंडीशन ऑफ मोशन क्या है? कंडीशन ऑफ मोशन ये है कि इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन म्यू एन, ये कंडीशन ऑफ मोशन है। सर तो मतलब रेस्ट में ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन। नहीं नहीं नहीं, ये एक अलग अलग पॉइंट है। तुम्हें ये पता करना है कि बॉडी रेस्ट में है, मोशन में। मोशन में है तो ये फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। मोशन में नहीं है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के इक्वल नहीं होगा, ये होगा। तो फिर ये होगा। और बॉडी रेस्ट में मोशन में तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा, वो यहाँ से पता करोगे कि पहले म्यू एन कैलकुलेट करके देख लो कितना है, म्यू एन की वैल्यू कितनी है, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कितना है। अगर अप्लाइड फोर्स अगर तुम्हारा म्यू एन से ग्रेटर है तो बॉडी मोशन में आएगी, अदरवाइज बॉडी रेस्ट पर ही है। ठीक है, समझ में आया? अल्टीमेटली अब तक जो भी बोला, जब जो भी कुछ बोला है मैंने, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो धीरे धीरे मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है कितना होता है। सबसे पहले पता करो कि स्टेट क्या है, स्टेट पता लगेगी इस कंडीशन से। अप्लाइड फोर्स चेक करो कितना है तुम्हारा, म्यू एन की वैल्यू चेक करो। म्यू एन और अप्लाइड फोर्स में रिलेशन दिया हुआ है कि एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन म्यू एन, तो बॉडी मोशन में है। और अगर लेस है तो रेस्ट पर है। इक्वल है तो भी मोशन में नहीं आ पाएगी, हम रेस्ट ही बोलते हैं उसको। एफ अप्लाइड इज इक्वल टू म्यू, तो भी वो रेस्ट पर रहती है। ठीक है, अगर रेस्ट पर यहाँ से पता लगेगा तुम्हें बॉडी की स्टेट पता करने के बाद यहाँ पहुंच जाओगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। कहता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल या फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के इक्वल अगर मोशन में है तो। यहाँ से पता करो स्टेट क्या है, इनमें से एक तुम्हारा आंसर है, या तो ये या ये, बस इतना ही किया हमने, इतना ही समझा है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बना के देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन, अब तुम इतना मैच्योर हो चुके हो कि मैं डायरेक्ट कंपोनेंट बना दूंगा इसके। ऐसा मास m है तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आता है। mg के कंपोनेंट है ये डायरेक्ट, है ना। ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट बताओगे इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल पैरेलल टू द प्लेन इज mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा, नॉर्मलाइजेशन। और ये प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक, प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक इस साइड डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करता है, तो ये प्लेन क्या करेगा, इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पता नहीं कितना फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये हमें पता लग गया बस, ये हमें पता लग गया। पर ये तो पता नहीं लगा ना कि अब तक ये बॉडी रेस्ट में मोशन में। पता तो करो पहले, आया हुआ क्वेश्चन नीट में है। नीट में तुम कैसे जज कर पाओगे बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में, बताओगे जरा। कैसे पता करोगे कि बॉडी रेस्ट में मोशन? अच्छा, ये स्मूथ सरफेस होता है। हाँ से जी ज्यादा बोलिए। है कि नहीं? क्या? mg sin थीटा म्यू एन से ज्यादा है कि नहीं? इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन, क्या है ये मोशन? एन तो पता है ना, मैं इस डायरेक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो एन की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, एन विल बी mg cos थीटा। mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन, मोशन। mg sin थीटा चेक करेंगे हम लोग, अब तो मैंने सारी वैल्यूज ली नहीं है ना, इज लेस देन म्यू एन, तो रेस्ट। यहीं लिख देता हूँ मैं, फ्रिक्शन फोर्स यहीं लिख देना चाहिए था।
कैसे लिखूं इस केस में? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पर? mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एन, बॉडी मोशन में आ गई, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन। इस केस में mg cos सॉरी mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इज लेस देन म्यू एन, बॉडी मोशन में नहीं आएगी, रेस्ट पर रहेगी। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा अब बताओ जब? mg sin थीटा। mg sin थीटा के ऊपर बॉडी रेस्ट पर है, mg sin थीटा इसका आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, कुछ वैल्यूज दी हुई थी कि मास इज 2 किलोग्राम, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.3, ऐसे कुछ करके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, ऐसे कुछ दिया होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए जजमेंटल होने से पहले कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये डिसाइड करने से पहले तुम लोग ये जरूर पता कर लेना कि बॉडी की स्टेट क्या है। और बॉडी की स्टेट जो है वो म्यू एन से पता लगती है, म्यू एन से। म्यू एन की वैल्यू चेक करो, पहले नॉर्मल रेशन पता करो, और उसके बाद फिर म्यू एन चेक करो कितना हो गया। म्यू एन पे देखो कि म्यू एन जो तुम यूज कर रहे हो, दैट म्यू एन इज लेस और ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स जो उसको मोशन में लेके आता है। ये क्वेश्चन है बहुत बार मतलब आता है शायद। ये एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल। इसके अगेंस्ट ये एक मास m है, इसको पुश किया हुआ है, इसको मतलब होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे, इसको दबा के रखते हैं ना वो किसी अगेंस्ट द वॉल, तो वो नीचे नहीं गिर पाता। mg तो इसको नीचे लेके जाएगा। ये f है, मैं पैरामीटर्स लिख देता हूँ। मास इज 2 किलोग्राम, म्यू इज 0.3, यहाँ जो म्यू है दैट इज दो सरफेस के बीच में, दैट इज 0.3, म्यू इज 0.3। कैलकुलेट f just to hold the block, just to hold the block। ऐसा होता है ना कि अगर तुम लोगों ने इसको प्रेस, कम फोर्स लगाया, तुमने इसको कम फोर्स से प्रेस किया, फिर नीचे जा सकता है। तुम इसको रोके रखने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। प्रैक्टिकली ऐसा तुम लोगों ने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, किसी ब्लॉक को अगेंस्ट द वॉल प्रेस करके रखने के लिए तुम्हें फोर्स है, जैसे तुम अगर उसको हल्का सा ढीला छोड़ोगे ना तो वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो हमें वो कितना फोर्स लगा, मिनिमम कितना फोर्स लगा के रखना चाहिए ताकि ताकि ये नीचे ना जाए, है ना? तुम बता सकते हो कि क्या कंडीशन मुझे लगानी चाहिए? कैलकुलेट एफ जस्ट टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। बताइए क्या करोगे? सब म्यू एन की इक्वल होगा। म्यू एन, यस सर। एन क्या होगा यहाँ पर? एन की वैल्यू बताओगे जरा? एन की वैल्यू देखो एफबीडी बनाते हैं। ये वर्टिकल वॉल,
मास m। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लगेगा, ये हमें पता है। एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया हुआ है, दैट इज F। ये ब्लॉक और ये बॉल आपस में कांटेक्ट में है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर इस साइड एक फोर्स लगाती है, हम लोग एन बोलते हैं, तो ये वापस इक्वल ऑपरेट एन। इसकी टेंडेंसी जो है मूव करने की, मास ब्लॉक ऑफ मास एम की टेंडेंसी वो है, वो किस तरफ तुम्हें क्या लगता है किधर जाएगा ब्लॉक? अगर जाएगा तो, अगर तुम उसको फ्री छोड़ भी दो, अगर तुम उसको हटा भी दो तो किधर जाएगा ये? एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसका मोशन इधर है। तो सरफेस क्या करेगी, सरफेस के कांटेक्ट में है ना, जो सरफेस कांटेक्ट में होती है वो मोशन का अपोज करती है। इस ब्लॉक के मोशन का अपोज करेगी ये सरफेस। ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, ये सरफेस का अपोज करेगी, मतलब यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। बॉडी मोशन में कभी नहीं आ पाएगी अगर ये फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा हुआ या mg के इक्वल हुआ, क्योंकि इसको नीचे लेके जाने वाला mg है, इसको नीचे लेके जाने वाला mg है। तो तुम कहते हो कि रेस्ट पर रहना चाहिए, तो हम कहते हैं कि रेस्ट पर रहेगा ये, तो दोनों इक्वल हो जाए। मिनिमम की बात चल रही है ना, तो ये कंप्लीटली रेस्ट पर है, कंप्लीटली रेस्ट पर है ये। तो इधर कोई मोशन, इधर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा F इज इक्वल टू N। देख रहे हो तुम, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, F इज इक्वल टू N। अभी mg की वैल्यू यहाँ पर जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा, ये म्यू एन होगा, दिस इज म्यू एन। mg की वैल्यू इस म्यू एन से इक्वल होगा, ज्यादा तुम कितना भी कर सकते हो, एफ की वैल्यू जितनी बढ़ा दोगे नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम इतना फोर्स लगा दें, ये फ्रिक्शन फोर्स इतना हो जाए कि mg को ओवरकम कर ले, mg को डोमिनेट कर जाए। mg नीचे लेके जाना चाह रहा है ना, हम इतना फोर्स यहाँ से लगाते हैं कि हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से, देखो यहाँ जो फ्रिक्शन आ रहा है ना, यहाँ जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये फ्रिक्शन हमारी वजह से आ रहा है, हमने फोर्स लगाया है ये, क्योंकि दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, मैंने कहा था फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द म्यू टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस, मैंने ही कहा था। इन दोनों के बीच में सरफेस, दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n है, एंड दैट n इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर तुमने ये फोर्स नहीं लगाया ना, अप्लाइड फोर्स, दिस n विल बी इक्वल टू 0, देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स, और ये mg इसको नीचे ले जाए। मतलब हम अप्लाइड फोर्स का ही कॉन्सिक्वेंस है कि फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। अप्लाइड फोर्स हटा दो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा, और वही फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। तो हम जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे ना, उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स बस mg को क्रॉस कर जाए, mg को ओवरकम कर ले, इतनी सी चाहिए हमें, जरूरी थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट टू होल्ड, मैंने लिखा है जस्ट टू होल्ड, तो बस फिर म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू mg। अदरवाइज तुम लिखते हैं कि म्यू एन ग्रेटर देन mg, पर जस्ट टू होल्ड वाली बात है तो फिर इसको म्यू एन इक्वल्स टू mg कर देते हैं, n इक्वल्स टू mg बाई म्यू। तो तुम्हारा जो अप्लाइड फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू n इज इक्वल टू f, तो f जो है तुम्हारा, calculate f just to hold the blow, this f should be equal to mg by mu। सर अगर फ्रिक्शन फोर्स mg से ज्यादा होगा तो वो ऊपर नहीं चला जाएगा? बात बिल्कुल ठीक है, आनी चाहिए ये बात है, तो इन बातों से पता लगता है कि तुम सोच रहे हो क्वेश्चन के बारे में। एक बार ना, अब वो नोटबुक तो है ही हमारे पास, नोटबुक तो हमारे पास होती ही है ना, उसको अगेंस्ट द वॉल प्रेस करो, अगेंस्ट द वॉल प्रेस करके देखो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे उसे ऊपर फोर्स लगाओगे इस तरफ से, या नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाओगे, तुम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर। ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। यस सर। तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो, क्योंकि बॉडी फिर ये ऊपर कभी नहीं जा सकती, और तुम चाहे जितना फोर्स लगा लो फिर ये mg के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ना।
फिर चाहे तुम जितना फोर्स लगा लो mg के इक्वल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इसको समझ नहीं आया। नहीं आया? mg डाउनवर्ड है। यस सर। देखो, एक तो पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, उससे 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 आइडिया हो जाएगा कि है क्या। अप्लाइड फोर्स, ये क्वेश्चन ना यहाँ पर आता है, जहाँ स्टार्टिंग में जब होता है ना, तो यहाँ पर ही बच्चे क्वेश्चन रेज कर देते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग। तो एक ये केस ऑलरेडी थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो उसमें तुम जल्दी समझ नहीं पाओगे। यहाँ से देखना स्टार्ट करो। एक सिंपलेस्ट केस लेते हैं। F is equal to suppose 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू एन के इक्वल होगा, लेस देन म्यू एन, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन म्यू एन, ऐसे रहता है। तो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते रहते हो, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है, ये बात ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें, सपोज यहाँ 5 न्यूटन है, म्यू एन 5 न्यूटन, तो बच्चे सोचते हैं कि पीछे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसे लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन। इधर एक 1 न्यूटन फोर्स है, तुमने फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लग सकता है, पीछे नहीं लगेगा कभी भी। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सिर्फ इसको अपोज करने के लिए होता है। जब ये 1 न्यूटन तो ये भी 1 न्यूटन रहता है, ये 2 न्यूटन तो ये भी 2 न्यूटन। ऐसा नहीं हो सकता ये तुमने 1 लगाया है और ये 3 लगाया है। बात ऐसी हो जाएगी कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, तुमने एक फोर्स इधर लगाया 1 न्यूटन का, इधर 5 न्यूटन लग गया, तुम धक्का इस तरफ मार रहे हो, बॉडी जा इस तरफ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पुश इस साइड करोगे, बॉडी मूव इस साइड करेगी, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं इस पूरे इस पेपर है, पेपर को मैं इस साइड पुश कर रहा हूँ, ऐसे पुश कर रहा हूँ, ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो ठीक है इधर मोशन बनता है, मैं पुश नहीं कर पाता इसको। मैं मतलब मैं इसको फोर्स लगा पुश तो कर रहा हूँ, पर इमोशन में नहीं आ रही है। इसके मोशन में ना आने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको पुश इस साइड करूँ और ये जाए पीछे की तरफ, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ना एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स है, इसको चलाने वाला 1 न्यूटन है, इसको चलाने वाला कौन था? mg। इसको चलाने वाला mg है। अब इसको ड्राइविंग फोर्स जो mg है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, अभी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा चाहे बॉडी रेस्ट में मोशन में हो, ड्राइविंग फोर्स जितना भी हो देख लेना, उससे कम ही हो। मतलब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स mg है, तो mg से ज्यादा कभी नहीं हो। मतलब हम इसको होल्ड पर रखने के लिए, तो मैं ये कहता ना कि ये जो f जो है, इस f इज इक्वल टू mg, बस। इससे ज्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, f मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है कभी। ड्राइविंग फोर्स mg। उसने कहा कि जस्ट टू होल्ड द ब्लॉक, ये मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हमने कहा अगर ये मिनिमम वैल्यू है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू का जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन, ये mg के इक्वल हो जाए, म्यू एन अगर mg के इक्वल हो जाए, तो फिर हमें f मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने और फोर्स बढ़ाया, यहाँ पर और फोर्स बढ़ा दिया तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू mg रहने वाली है, बस। अब तुम उसको 10 न्यूटन लगा दो, फिर तुमने 20 कर दिया, तो ऐसा नहीं कि करस्पॉन्डिंगली फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा।
ये मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन अप्लाई मिनिमम पूछा था, जस्ट कैलकुलेट एफ जस्ट टू होल्ड, तो ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब क्या कि फ्रिक्शन फोर्स और इसका एफ जो है वो फिर उसका फ्रिक्शन फोर्स mg के इक्वल हो रहा है। मैक्सिमम तुम बढ़ाते रहो, चाहे जितना बढ़ा लो उसको, चाहे 10 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा नहीं होता, वो ड्राइव तो ये करेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं, कहीं भी उठा के देख लो, कहीं भी। और ये बातें जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, वहां से क्लियर होकर के आएंगे, वहां से क्लियर होंगी, तब धीरे धीरे करके ना एक एक क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, गलतियां करोगे, तो वहां से धीरे धीरे इमेजिनेशन स्टार्ट होता है, सब चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, कल की एक और क्लास फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर ही रहेगी, कल की पूरी क्लास कोशिश करेंगे। कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं थ्योरी कंप्लीट कर दी, सारी बातें छोटी छोटी चीजें रहती हैं। एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, उसको मैं कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता था, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था उसको। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट, काइनेटिक मतलब मोशन, और एक होती है जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट होती है, रेस्ट से मोशन में जब कन्वर्ट होती है ना बॉडी, स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम होता है, उसके बारे में कल बात करेंगे। एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दो चीजें ये हैं, और कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे, मतलब 30-40 मिनट्स के बाद हम लोग कल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। एलन का असाइनमेंट जो है उसमें क्वेश्चन करना तुम स्टार्ट करो, फ्रिक्शन सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे अभी, तो वो करना स्टार्ट करो। फिर कल मैं कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा, उसका दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, इतना ही काफी है। कल 7 बजे।